Welcome to the Niskosh and Combined Solutions LLP, or this is class number 11 of MPC 21. First topic is what is solar. Basically ये जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है. और व्हाट इज सोलर. सोलर मीन्स एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक्टिवली अपने क्लाइंट को सुनते हैं. और एक तरीका आप इसको बोल सकते हो कि इफेक्टिव वे है कि काउंसलिंग सिचुएशन में कैसे आप अपनी क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो, कैसे उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो और किस तरीके से एक्टिव लिसनिंग कर सकते हो. तो सोलर की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा सोलर होता क्या है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. सिट स्क्वायरली ऑन टू द क्लाइंट, प्रेफरली एट 5 o'clock पोजिशन टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेरिंग. जनरली क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि आप उसको स्टेयर कर रहे हो, घूर रहे हो, गेज कर रहे हो, इसलिए आपने 5 o'clock पोजिशन में बैठना है. अगर क्लाइंट आपके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है तो आपको क्या करना है. लगभग जैसे मैं आपको बताती हूँ, 5 o'clock पोजिशन क्या होती है, एक सुई 12 पे होती है, एक 5 पे होती है. ठीक है. तो अगर क्लाइंट यहाँ पे बैठे हो, सपोज यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे. आपने लगभग यहाँ पे बैठना है. ठीक है. ये. ठीक है. इस टाइप की पोजीशन होनी चाहिए ऐसे. आप कभी भी उसके बिल्कुल फ्रंट में नहीं बैठना, कभी भी इस टाइप से नहीं बैठना. ठीक है. आपने हमेशा डायगनल ही बैठना. जैसे कि हम लोग कैसे बना सकते हैं इसको, इस टाइप की पोजीशन होनी चाहिए आपकी, इस लगभग इस टाइप की, जैसे कि इसमें बनाओ. ठीक है. इस टाइप की पोजीशन होनी. कभी भी आपने फ्रंट में नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना कभी भी. ठीक है. आपको अगर क्लाइंट मान लो कि यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे बैठना. ठीक है. इधर ही बैठना. अगर आप इधर आमने सामने बैठोगे बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, आप उसको लगेगा कि आप उसको घूर रहे हो. ठीक है. इस टाइप से नहीं बैठते हमेशा, इस टाइप से बैठ. लाइक 5 o'clock पोजिशन बना लो. एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, ये आपका टेबल है. ठीक है. बीच में इस टाइप का टेबल हो सकता है, थोड़ा सा छोटा हो सकता है. यहाँ पे आप बैठ सकते हो इस टाइप से, यहाँ पे. ठीक है. मान लो कि एक स्क्वायर टेबल हो सकता है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, वो यहाँ पे बैठ सकता है इस टाइप से. कभी भी आमने सामने मत बैठो. ठीक है. आमने सामने से क्या होता है कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, उसको ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे, मतलब कि आप स्टेयर कर रहे हो या घूर रहे हो. ठीक है. इस टाइप से कभी नहीं बैठना आपको. देन सिट स्क्वायरली ऑन टू द क्लाइंट, प्रेफरली एट ए 5 o'clock पोजिशन. ठीक है. पॉसिबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग स्टेरिंग. अब सेकंड आपका है ओ. सोलर के अंदर सेकंड ओ. ओ के अंदर क्या होता है, मेंटेन एन ओपन पोस्चर एट ऑल टाइम, नॉट क्रॉसिंग योर आर्म्स और लेग विच कैन अपीयर डिफेंसिव. जब भी कोई आपसे बात कर रहा होता है और अगर आप हैंड क्रॉस करके बैठते हो, ठीक है, तब भी आप हैंड क्रॉस करके बैठते हो, तो उसमें क्या होता है कि सामने वाले को ये फील होता है कि आप डिफेंसिव हो रहे हो, आपको अपनी बातें, उनकी बातें नहीं समझ रहे हो. ठीक है. कभी लेग क्रॉस करके नहीं बैठना. लेग एक के ऊपर एक आप रख के बैठे हो तो हमेशा ऐसा लगता है डिफेंसिव है. जनरली आप देखोगे, अगर स्टेज पे अगर कोई पर्सन बैठा होता है, तो कहीं ना कहीं है ना, थोड़ा सा डिफेंसिव टाइप होता है कि वो अपनी हैंड क्रॉस करके या लेग क्रॉस करके बैठते हैं. तो इसमें ये लगता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं वहां पे पब्लिक के सामने. अगर आप ओपन पोस्चर करके बैठते हो तो हमेशा ये होता है कि आप एक खुले इंसान हो. आप दूसरों के विचारों को महत्व देते हो, दूसरे की ओपिनियन सुनने में विश्वास रखते हो, हमेशा आप एक्टिव लिसनिंग करते हो. इस टाइप का मतलब कि वहां से हाँ थोड़ा सा आता है. ठीक है. देन L4 होता है लीन स्लाइटली इन टुवर्ड्स द क्लाइंट. थोड़ा सा हल्का सा स्लाइट होके झुकना. ठीक है. हल्का सा झुकाव हो ना क्लाइंट के साइड में, मतलब एकदम स्ट्रेट होके नहीं बैठना. जैसे कि एकदम आप स्ट्रेट होके बैठते हो तो उसमें ऐसा फीलिंग आती है कि आप इंटरेस्टेड नहीं. हल्का सा आप लीन करके टेबल पे हैंड रख के बैठते हो तो उसमें क्या होता है कि ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ आप उनको समझ रहे हो. जैसे कि आप एक फ्रेंड सर्कल में किसी से बात करते हो और आप एक टेबल पे बैठे हो, एक टेबल के पास बैठे हुए हो. मान लो सपोज करो कि आप किसी कैफे में हो, तो दोनों के दोनों पर्सन के होते हैं जो फ्रेंड्स होते हैं, थोड़ा सा मतलब कि लीन करके बैठता. आपने कभी भी देखो थोड़े से झुक के बैठते हैं टेबल पे, कि टेबल पे हाथ रख के और एक दूसरे की बातें इंटरेस्ट लेके सुन रहे होता है. हल्का सा लीन आपने होना है, बहुत ज्यादा भी नहीं होना, बहुत कम भी नहीं होना, हल्का सा झुकना है. ठीक है. मेंटेन आई कांटेक्ट. आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन स्टेरिंग नहीं करनी है, घूरना नहीं है. ठीक है. मेंटेन आई कांटेक्ट विद द क्लाइंट विदाउट स्टेरिंग. तो ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि विदाउट स्टेरिंग आपको आई कांटेक्ट करना है. इसका मेन पर्पज ये हो जाता है बेसिकली कि जब आप आई कांटेक्ट करते हो तो सामने वाले को लगता है कि हाँ आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो.
ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो क्या लगता है कि आप उनकी बातों को लेके सीरियस नहीं हो, इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा करने के लिए आपको बोलती हूँ। देन नेक्स्ट आपका है रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स रहना। रिलैक्स रहने के लिए बेसिकली इसका मेन मोटिव ये होता है कि अगर आप ही पैनिक करोगे तो सामने वाला तो अपने आप ही करेगा। ठीक है, तो इसलिए रिलैक्स रहने की बहुत ज्यादा जरूरत इसमें होती है। तो ये आपकी टेक्निक है बेसिकली जो आपको हेल्प कर सकती है, सोलर टेक्निक, कि आप एक्टिवली कैसे किसी की बातें सुन सकते हो। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे काउंसलर बनोगे तो आगे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको आगे भी हेल्प मिलेगी कि आपको एज ए काउंसलर किस तरीके की मतलब कि सेटिंग में किस तरीके से बैठना है। जैसे कि फर्स्ट मैंने बोला, सिट स्क्वायरली ऑन टू द क्लाइंट, कि आपने 5 o'clock पोजीशन बना के रखनी है कि अगर क्लाइंट यहाँ पे बैठा है आपने यहाँ पे बैठना है। ठीक है, यहाँ पे बैठना है, ऐसे ऐसे नहीं बैठना आमने सामने, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। मान लो सपोज ये क्लाइंट है, ये आपका, आप हो, ऐसे नहीं ही बैठना है आमने सामने। आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे डायगनल वे में बैठना है। ठीक है। सेकंड, मेंटेन ओपन पोस्चर। ओपन पोस्चर आपका क्या हो जाता है, जैसे कि मान लो कि मैं ऐसे करके बैठूं, तो ऐसे कहाँ से फील आ रही है कि आप थोड़ा सा रूड फील साउंड कर रहे हो वहां पे, है ना। ऐसा थोड़ा सा फील आ रहा है कि आप थोड़ा सा क्या हो रहे हो, रूड हो रहे हो। जनरली इस टाइप का आपको मतलब फीलिंग आएगी, इस टाइप से रूड, ऐसे। अगर मैं ऐसे करके आपको मतलब कि सुनूं, तो यहाँ पे कैसे फीलिंग आ रही है कि मैं थोड़ा सा रूड हूँ, मैं थोड़ा सा डिफेंसिव हो रही हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं ये जता रही हूँ कि मैं एक बड़े ओहदे पे हूँ। आपने लेग्स को भी क्रॉस करके नहीं बैठना है। ओपन आपको लगना चाहिए कि हाँ, सामने वाला आपकी ओपिनियन को सुन रहा है। हल्का सा लीन होना है। देखो, एकदम ऐसे करके नहीं बैठना है जब आप मतलब कि काउंसलिंग करोगे, ऐसे करके नहीं बैठना। हल्का सा ऐसे, हल्का सा झुकाव होना चाहिए, मतलब कि आपकी टेबल्स पे हाथ हो, इस टाइप से। ठीक है, आप उनकी बातें समझो। हल्का सा झुकना है, बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब कि ऐसे नहीं बैठना, ऐसे, हल्का सा ऐसे, इतना सा। जैसे कि अगर मैं ये वाला पोजीशन हो गया मेरा, इस टाइप का, एक ऐसे हो गया। ठीक है, इस टाइप से बैठना है हमेशा आपने। मेंटेन आई कांटेक्ट। अगर मान लो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आपकी बातें सुन रही हूँ, और मैं कभी किसी चीज को देख रही हूँ, देन मैं टाइम को देख रही हूँ, देन मैं वॉच को देख रही हूँ, कभी मैं अपना फोन लेके देखना स्टार्ट कर दूं, तो ये बेसिकली आपको क्या दिखाता है, ये आपको दिखा रहा है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनकी बातें सुनने में ध्यान नहीं दे रहे हो। आई कांटेक्ट, और वहां पे ऐसे भी नहीं करना। आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, जैसे कि अभी अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आपके सामने आई कांटेक्ट मेंटेन कर रही हूँ। ठीक है, आई कांटेक्ट मेंटेन करने के बाद है सामने वाले को देखना, लेकिन ये आई कांटेक्ट हो गया जो मैं अभी कर रही थी। अब अगर मैं यूं देखूं आपको, ये क्या हो गया, ये आपका होता है स्टेरिंग, घूरना किसी को। ठीक है, गेज करना, ऐसा भी नहीं करना है। देन लास्ट वन, रिलैक्स रहना है, अपने आप को काम रखना है। ठीक है, रिलैक्स रहना है। आपने तक खुद पैनिक नहीं होना, जैसे कि आप खुद ऐसे से कर रहे हो। अच्छा, अपनी बात बताओ। अच्छा, ये हुआ था। ठीक है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करते रहना, मतलब कि ऐसे से, मतलब खुद आप पैनिक हो रहे हो, मतलब आपको खुद ब्रीदिंग इशू हो रहे हो, आप मान लो कि ऐसे करो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि आप रिलैक्स नहीं हो, आप खुद पैनिक हो रहे हो, आप खुद नर्वस हो रहे हो, तो इस टाइप का भी आपको नहीं करना है। तो ये सोलर टेक्निक होगी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट हम आते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी पे। एंटी सोशल पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, ऐसे पर्सनैलिटी वाले लोग, ये जनरली क्या होते हैं, आपकी रूल्स तोड़ रहे हैं। तो जनरली आपने देखा होगा, एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो बचपन से ही ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाता है कि उनकी जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं इस टाइप की है। उसकी थोड़ी थोड़ी सिम्टम्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और एडोलेसेंस या एडल्टहुड तक ये कंडीशन थोड़ा सा और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है, तो इसको जल्दी से जल्दी, मतलब कि जितना अर्ली आप इसको डायग्नोज करते हो वो बेटर होता है। ऐसे बच्चे या ऐसे पर्सन, एडल्ट और एडोलसेंट, लॉज ब्रेक करते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, इम्पल्सिव रिएक्शन इनके होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, हमेशा हड़बड़ी में रहना, और लैक रिगार्ड फॉर देयर ओन सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते, दूसरों की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, तो ये जनरली ये जो सिम्टम्स हैं, अगर ये पहले डायग्नोज हो जाए तो एज के बढ़ने के साथ साथ इसको कम किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको डायग्नोज, अर्ली इंटरवेंशन नहीं होती है, अर्ली डायग्नोस्टिस नहीं होता है, तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। सिम्टम्स आप देख सकते हो क्या हो सकता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी के। फर्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, डिसरिगार्डिंग रूल्स, नॉर्म्स एंड लॉज। रूल्स को फॉलो नहीं करते, नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, लॉज को फॉलो नहीं करते।
ठीक है, दे में बिलीव दे आर अबव द लॉ, कि वो लॉ से बढ़ के हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं, इस टाइप का रूल्स उन पे अप्लाई नहीं होते। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हम पे कोई रूल्स अप्लाई नहीं करते, सॉरी, हम पे कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते, हम तो फलाने की मतलब के बच्चे हैं, हम तो प्रधान जी के बच्चे हैं, हम तो मतलब कि पॉलिटिकल, मेरे पापा जो है वो पॉलिटिक्स में है, मेरी मदर जो है वो इंस्पेक्टर है, हम लोगों पे रूल्स अप्लाई नहीं करते, मेरे पापा संभाल लेंगे, मेरी मम्मी संभाल लेगी। तो वो कहीं ना कहीं दिखता है कि आप एंटी सोशल पर्सनैलिटी, आपको फर्क नहीं पड़ता, है ना। देन हॉस्टाइल और एग्रेसिव बिहेवियर, ऐसे इंसान को देखा जाता है, ये मारपीट पे यकीन रखना, दूसरों को हर्ट करना, हमेशा फिजिकल एग्रेसिव रहना, दूसरों को मतलब कि चिल्ला के बोलना, और इधर ये क्या कर रहा है, गालियां निकालना, लोगों को उनके रिस्पेक्ट ना देना, जैसे कि हम लोग टीचर्स को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, या फिर डॉक्टर्स को हमेशा सर या मैम करके बोलते हैं, या जो भी आपका अथॉरिटेटिव पर्सन होता है, जिसके पास कोई अथॉरिटी होती है, और उनको हम हमेशा मतलब कि रिस्पेक्ट देके मतलब कि बोलते हैं। लेकिन ऐसे लोग मतलब कि उनको कुछ समझते नहीं है, वो उनको चिल्ला के उनके नाम से बोलना, कई बार फिजिकल एग्रेसिव भी हो जाते हैं लोगों के साथ, ठीक है, ऐसा देखा जाता है। डिसऑनेस्ट डिसेप्टिव बिहेवियर होता है, दूसरों को हमेशा धोखा देना, डिसऑनेस्ट रहना, कभी सच ना बोलना, ठीक है, ऐसा मतलब कि दिखाई देता है। एक्सप्लॉइटेशन करना दूसरों का, अपने फायदे के लिए दूसरों को हार्म पहुंचाना, ये भी इनकी मतलब कि उसमें नजर आता है, कि अपने जो भी इनका फ्रेंड सर्कल होगा, जो भी रिलेशनशिप्स होंगी, जनरली उन लोगों के साथ ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड फिट ऑफ रेज और एंगर, हमेशा बिना बात के गुस्सा आना, मतलब कि बिना बात के, मतलब कि ऐसे बोलते हैं ना, गुस्से के दौरे पड़ रहे हैं, इस टाइप से, मतलब हमेशा मतलब कि इस टाइप की ही पर्सनैलिटी रहती है, हमेशा गुस्से में ही रहता है, इस टाइप के इनकी इमोशंस होते हैं, इनके जो इमोशंस आउटबर्स्ट होके निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका चाइल्ड राइट वर्सेस चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये मैं आपको बाद में करवा दूंगी, इसके अंदर बाद में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जैसे कि नाम में पता चल रहा है कि सीजन के अकॉर्डिंग आपको अफेक्ट करता है, हमेशा आपको अफेक्ट नहीं करता है। जैसे इसको हम ये बोल सकते हैं, ये टाइप ऑफ डिप्रेशन है जो बेसिकली सीजन के अकॉर्डिंग आता है। जैसे कि जनरली हमें देखा जाता है कि विंटर के टाइम पे हम थोड़ा सा हमारा टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं, हमारा मन नहीं करता कुछ भी करने का, और मन करता है कि नहीं थोड़ा सा आराम ही करते रहे, सुस्ती आ जाती है थोड़ी सी शरीर में। और ये बेसिकली आपका सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहलाता है। अगर ये सेम टाइम पे, सेम ईयर के सेम टाइम पे, सेम सीजन में बार बार हो रहा है आपको, और लगभग कम से कम 2 साल के लिए होना चाहिए, कम से कम 2 साल, मतलब कि इस बार विंटर में हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी विंटर में होना चाहिए, उसी सीजन में नेक्स्ट टाइम भी हो, 2 बार कम से कम होना चाहिए, तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन है, कि आप सीजन के अकॉर्डिंग डिप्रेसिव हो रहे हो। सिम्टम्स की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हैविंग प्रॉब्लम विद स्लीप, आपको नींद ठीक से नहीं आएगी, आपका वेट चेंज हो जाएगा, स्लगिश फील करना स्टार्ट कर देते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, कंसंट्रेशन करने में, मतलब कि फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, दैट्स या सुसाइडल थॉट्स आना, फ्रिक्वेंटली थॉट्स आना, डिप्रेस फील करना, टायर्ड फील करना हर दिन, ज्यादातर टाइम पे, ठीक है। हैविंग लो एनर्जी, होपलेस फील करना, एनर्जी ना होना, अपने आप को वर्थलेस समझना, जो एक्टिविटीज को आप करने में इंटरेस्ट लेते थे पहले, आप नहीं ले रहे हो, ठीक है। और ये सिम्टम्स बेसिकली विंटर पैटर्न के साथ आते हैं, ठीक है। सोशल विड्रोवल, सोशल विड्रोवल हो सकता है कि आप लोगों के साथ बात करना पसंद ना करो, उस वक्त अकेले रहना पसंद करो, एनर्जी कम हो जाना, हाइपरसोमेनिया हो जाना, एक तो इंसोमेनिया होता है, एक आपका हाइपरसोमेनिया हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा नींद आना, किसी किसी को बहुत ज्यादा आती है, ओवर ईटिंग, वेट गेन, ठीक है, वेट कम भी हो सकता है, जरूरत से ज्यादा दोनों चीजें खराब, वेट गेन भी नहीं होना चाहिए जरूरत से ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर की, टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, तो काफी सारे आपके ईटिंग डिसऑर्डर हैं, वन बाय वन हम लोग करेंगे, कितने टाइप्स होते हैं। अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है, आपके खाने पीने में बदलाव हो जाना, जो आपको मेंटली अफेक्ट कर रहा है या फिजिकली आपको अफेक्ट कर रहा है, ऐसा डिसऑर्डर आपका ईटिंग डिसऑर्डर कहलाता है। टाइप्स की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा है। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या है कि कैरेक्टराइज बाय सेल्फ स्टार्वेशन है, एक्सेसिव वेट लॉस, जरूरत से ज्यादा भूखा रहना, जरूरत से ज्यादा वेट लॉस करना, ठीक है, ये अपने आप को भूखा रखना, जबरदस्ती अपने आप को भूखा रखना, और आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है इसके अंदर। सेकंड आपका है बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया नर्वोसा के अंदर बेसिकली आपका क्या होता है कि आप
बहुत ज्यादा खा लेते हो, देन आप उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हो वॉमिट के तरीके से। और वॉमिट करना, जबरदस्ती वॉमिट करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा आपको जबरदस्ती वॉमिट नहीं करना है। अगर आपने ज्यादा खा लिया है तो ठीक है, इट्स ओके, कभी कभी चल जाता है। आपने बहुत ज्यादा नहीं वो करना कि बहुत ज्यादा खा के और अचानक से आप वॉमिट करना स्टार्ट कर दो, उसको कंपनसेट करने के लिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। थर्ड आपका इसके अंदर आता है बींज ईटिंग। बींज ईटिंग के अंदर बेसिकली क्या आता है, आपका इसके अंदर कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट बींज ईटिंग विदाउट द रेगुलर यूज ऑफ कंपनसेटरी मेजर टू काउंटर द बींज ईटिंग। देन बींज ईटिंग जो आपका डिसऑर्डर होता है उसके अंदर क्या आता है कि आप रेगुलर बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो और आप 2 घंटे तक बैठ के खाना खा रहे हो। रिकरेंट बींज ईटिंग मतलब कि विदाउट द रेगुलर यूज ऑफ कंपनसेटरी मेजर। जनरली इसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि आप बहुत ज्यादा खाना खाना, तो आपका इसमें आपका आ सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि यू हैव लॉस्ट कंट्रोल, यू हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर योर ओवर योर ईटिंग, ईटिंग हैबिट और ईटिंग, ठीक है, ईटिंग फूड। आप अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और लगातार मतलब कि ये चल रहा है ऑलमोस्ट 2 आवर्स, ठीक है, लगभग 2 आवर्स तक ऐसा हो रहा है। और ये आपके रिकरेंट एपिसोड होते हैं, बार बार होते हैं, आप लगातार खाते रहते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ठीक है। ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता है आपका। और ये एक पुअर मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहाँ पे या आप ऐसे जनरली जब करते हो तब आप स्ट्रेस्ड होते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, या आप अपनी बॉडी इमेज को लेके कॉन्शियस होते हो, ठीक है, या पुअर बॉडी इमेज आपकी हो, ठीक है, पुअर बॉडी इमेज हो सकती है, या फिर बाकी सारी चीजों को लेके थोड़ा सा इस टाइप का आप फील करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लेन द क्लिनिकल फीचर ऑफ क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपके ABC 3 टाइप के हो सकते हैं, 3 क्लस्टर हो सकते हैं। फर्स्ट आपका होता है क्लस्टर ए। क्लस्टर ए के अंदर बेसिकली आपका आता है वो सारी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसके अंदर बेसिकली आपका क्या होता है कि आपकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। क्लस्टर बी के अंदर सारे वो वाले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आएंगे जहां पे आप थोड़ा सा ड्रामेटिकली बिहेव करना स्टार्ट करते हो, तो जैसे कि मूवीज में या थिएटर में होता है, इस टाइप का, ठीक है। क्लस्टर सी टाइप जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं वो वाले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं जहाँ पे आप किसी चीज का आपको फियर होता है या फोबिया हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे पूछा गया क्लिनिकल फीचर ऑफ क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आपसे बी वाला पूछा गया है। तो इसमें आपके एंटी सोशल पर्सनैलिटी आ सकता है कि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, आपकी एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, दूसरों की राइट्स की परवाह नहीं है आपको, दूसरों को धोखा देना, मैनिपुलेट करना, एग्रेसिव होना। सेकंड इसके अंदर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट पर्सनैलिटी, कभी आप बहुत अच्छा बिहेव करते हो, कभी आप बहुत बेकार बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो, अकेले, अबेंडमेंट का डर होना, अनस्टेबल रिलेशनशिप होनी, आइडेंटिटी इश्यूज होने की मेरी खुद की क्या आइडेंटिटी है, डिपेंडेबल जैसे होना कि एक आपका डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें आपको लगता है कि आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप दूसरों पे डिपेंड हो अपनी खुशियों के लिए भी और गम के लिए भी। देन हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसमें आता है जिसमें आप बहुत ज्यादा ड्रामेटिक बिहेव करते हो, इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल और प्रोवोकेटिव बिहेवियर आपका हो सकता है। नीड टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, हमेशा आपको जरूरत होती है कि आपको अटेंशन दी जाए, अगर आपको नहीं दिया जाता तो बेसिकली आपको क्या लगता है कि आपको बेसिकली यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है और आप जैसे कि मर जाओगे अगर आपको अटेंशन नहीं मिली है, तो इस टाइप का यहाँ पे फील होता है। देन एक आपका नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इसके अंदर होता है। नार्सिस्टिक होता है कि अपने आप को सुपीरियर फील करना और बाकियों को इंफीरियर फील करना, लैक ऑफ एम्पैथी होना, दूसरों के बारे में परवाह ना करना, नीड फॉर एडमायरेशन की लोग आपको एडमायर करो, या आपने बहुत बड़ी कुछ ऐसी खोज की है, रिसर्च की है जिससे लोगों को आपको एडमायर करना चाहिए। देन एक्सप्लॉइटिंग अदर्स हो सकता है, दूसरों को हमेशा एक्सप्लॉइट करना खुद के फायदे के लिए। देन सेंसिटिव टू रिजेक्शन, आपको कोई रिजेक्ट ना करे, हमेशा ये आप सोचते हो कि आपको कोई रिजेक्शन ना मिले आपको, क्योंकि अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो वो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ लोगों को हम बोलते हैं ना, मतलब कि हार पसंद नहीं होती बिल्कुल भी,
इनको रिजेक्शन पसंद नहीं होता, गेम में ही अगर इनको हरा दिया जाए तो ये बौखला जाते हैं। तो ज्यादातर इस टाइप की पर्सनैलिटी के पर्सन की जो बेसिकली कभी भी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इस टाइप के हो सकते हैं। अपने आप को हमेशा सुपीरियर फील करना, मुझे तो सिर्फ जीतना ही है, मैं हार नहीं सकता हूँ। या फिर लोगों को मुझे एडमायर करना चाहिए, मैंने तो बहुत कोई बड़ी इन्वेंशन कर रखी है, इस टाइप की जो लोग होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि क्या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के आपके तीन टाइप होते हैं, क्लस्टर ए, बी एंड सी। तो क्लस्टर ए के अंदर जैसे कि आपका है ऑड एसेंट्रिक क्लस्टर, ऑड मतलब कि जहाँ पे आपका सोचने समझने का तरीका थोड़ा सा ऑड हो जाता है, स्ट्रेंज हो जाता है। बी के अंदर ड्रामेटिक और अनप्रिडिक्टेबल क्लस्टर आता है कि अजीब टाइप का थोड़ा सा बिहेव करना, जहाँ पे आपको सिंपैथी चाहिए होती है। क्लस्टर सी के अंदर जहाँ पे आपको एंजाइटी या फियर होता है। ठीक है। इस टाइप के आते हैं आपके। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग इसमें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है इसका। थैंक यू, धन्यवाद।